सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारे पास नया चैप्टर है। नए चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोटबुक्स, राइटिंग पैड्स और अपना पेन वगैरह लेकर बैठें। और जो कुछ भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज लिखवा रहा हूँ, आप उनके नोट्स लेंगे। ठीक है, यू विल बी टेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू विद मी राइट नाउ। तो टॉपिक का नाम, जैसे कि मैंने बताया, द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा आज हम? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और छोटा चैप्टर है, तो आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। इस चैप्टर में ज्यादा कोई मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, बड़ा ही आसान है। आपको पता है, ये जो वर्ड स्टैटिक है ना, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट। जब कोई चीज रुकी हुई होती है, व्हेन समथिंग इज एट रेस्ट, आप उसे कहते हैं स्टैटिक। और ये जो दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड इलेक्ट्रो से निकला है। किससे निकला इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड? इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकला है इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब पता है क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो देखें, इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब समथिंग विच इज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकला है इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रो का मतलब मैंने आपको बताया चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मींस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चैप्टर किसके बारे में है, व्हाट डज दिस चैप्टर टेल अस? भाई, ये चैप्टर चार्ज के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ गया ना, ये बात मैं चाहता हूं मेरे बच्चे रट्टा मार लें कि जब इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड आ जाए, तो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज सराउंडिंग अराउंड, या इट सराउंड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी पढ़ाई होती है, वो चार्ज या चार्ज से रिलेटेड होती है। ये बात आपको नहीं भूलनी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड मेरे बच्चों किससे निकला है? इलेक्ट्रो से निकला है। और इलेक्ट्रो का मतलब होता ही चार्ज है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू वी टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर, तो देखें, मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखवाने जा रहा हूं एक लाइन के अंदर। लेट्स राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सच एज, देखें मैं क्या लिखवा रहा हूं, द स्टडी of properties of charges at rest। क्या पढ़ेंगे बेटा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी ये चैप्टर किसके बारे में? ये चैप्टर चार्जेस के बारे में। और चार्जेस भी कौन सी हालत में है? चार्जेस रेस्ट की हालत में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज क्या बात की? हमने चैप्टर के नाम पे बात की कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। देखो, साइंस का एक सिंपल सा रूल है। जब भी आप साइंस पढ़ते हैं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपको टॉपिक के नाम का मतलब पता होना चाहिए। व्हेन यू नो द नेम ऑफ द टॉपिक, ओनली देन इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रोसीड। खुद सोचो यार, तुम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हो और तुम्हें नाम तक का तो मतलब पता नहीं है उस टॉपिक का, तो तुम आगे कैसे पढ़ोगे वो टॉपिक? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, कोई चीज रुकी हुई होना। जैसे ये देखो, मेरा लैपटॉप मेरे सामने रुका हुआ है, ये मेरा माइक मेरे सामने रुका हुआ है, ये कुर्सियां मेरी क्लासरूम में सारी पड़ी हैं, सब मैं ऑरेंज में बैठा हूँ। ऑल दीज चेयर्स आर एट रेस्ट। तो आप लोग भी, इनफैक्ट आप लोग भी अपनी अपनी घर पे अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो दैट मीन्स समथिंग विच इज एट रेस्ट, कोई चीज रुकी हुई हो, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड किससे निकलता है? इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकलता है इलेक्ट्रो से। किससे निकलता है इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड? इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इट इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट, विच आर एट रेस्ट। अब चूंकि ये चैप्टर किसके बारे में है, अगर हम इस चैप्टर के नाम से अगर हम मतलब निकालें, तो ये चैप्टर एक्चुअली ज्यादातर किसके बारे में बात करेगा? दिस चैप्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट चार्ज। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सबसे पहले ये सीखें कि चार्ज क्या होता है। क्योंकि बगैर ये पढ़े कि व्हाट इज चार्ज, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्यों ना हम सब कुछ हटाकर, सब कुछ रोक कर, एक मिनट के लिए रुकें, पॉज करें और जल्दी से हेडिंग डालें, व्हाट इज अ चार्ज। क्योंकि जब तक हमें चार्ज के बारे में पता नहीं होगा, तब तक इस चैप्टर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर हो गया? तो आज मेरे बच्चों, हम सब मिलकर सबसे पहले किसका ऑपरेशन करेंगे? चार्ज का ऑपरेशन करेंगे कि भाई साहब ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज।
अच्छा, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ ना चार्ज क्या होता है, तो बच्चों के जहन में कुछ तो आता है। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, आप अपने आईपैड चार्ज करते हैं, आप और क्या चार्ज करते हैं हम अपनी घर में अगर हमारे यूपीएस लगा हुआ है तो उसकी बैटरी चार्ज करते हैं, है ना। चार्ज का वर्ड हमारे लिए न्यू नहीं है। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चार्ज। हम अपने पावर बैंक्स चार्ज करते हैं, तो चार्ज का मतलब हमें पता है। लेकिन मेरे बच्चों, फिजिक्स में चार्ज के कुछ और मायने। हम चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज को समझे बिना हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चार्ज पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा। तो सारे बच्चे मेरे साथ पहले चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है चार्ज? द प्रॉपर्टी। व्हाट इज चार्ज? इट इज अ प्रॉपर्टी of a particle. The property of a particle. फिर से बताओ, what is charge? Charge is the property of a particle. ठीक है, मैं सही से लिख रहा हूं ताकि आप भी अच्छे से कॉपी करें। The charge is the property of a particle due to which due to which it exerts a force on other charged particles. अब ये बड़े मजे की डेफिनेशन है। क्या है भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल्स। अब देखें, चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। सर कौन से पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है चार्ज? और आगे देखें क्या लिखा हुआ है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब सर ये सारी बातें क्या है सर, इनका मतलब तो बताएं हमें। तो आइए चार्ज को इजी करके समझते हैं। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, क्या आप इसे पहचान जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बच्चे इसको पहचानते हैं। ये काफी मशहूर है। कौन? क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे? मैंने स्क्रीन पे लिखा है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे बच्चों, तो हर बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन दरअसल एक पार्टिकल है। क्या है इलेक्ट्रॉन? एक पार्टिकल है। ठीक है। और अगर मैं पूछूं बेटा वेयर डू वी फाइंड दिस पार्टिकल, कहां पाया जाता है ये पार्टिकल, तो आप बोलेंगे सर ये पार्टिकल तो एटम्स के अंदर होता है। फिर से सुने, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। वेयर डू वी फाइंड दिस इलेक्ट्रॉन? इनसाइड एन एटम। अच्छा, एक और नाम लिखने जा रहा हूं, शायद आप इसे भी पहचानते हो। यस सर, हम इसे पहचानते हैं। प्रोटॉन है ये तो। कहाँ होता है प्रोटॉन भाई? पहले तो बताओ प्रोटॉन होता क्या है। तो सर प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन की तरह एक पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है। कहाँ पाया जाता है प्रोटॉन? सर प्रोटॉन भी एटम के अंदर होता है। बस फर्क ये है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। मगर होते दोनों एटम में। क्या कुछ और स्पेशल बात है इनके बारे में? क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पार्टिकल्स तो हैं, चलो मान लिया। इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम, अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड अबाउट प्रोटॉन? यस सर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पार्टिकल। Electron is not just an ordinary particle, sir. Electron is a charged particle. And what about proton? जी सर, प्रोटॉन भी इज अ चार्ज पार्टिकल। तो भाई ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज पार्टिकल का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास एक सुपर पावर है। कौन सी सुपर पावर? द सुपर पावर ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल विद अ चार्ज। व्हाट इज प्रोटॉन? सर प्रोटॉन इज अ पार्टिकल। इज इट एन ऑर्डिनरी पार्टिकल? नहीं भाई, प्रोटॉन इज अ पार्टिकल विद अ चार्ज। तो सर ये चार्ज होता क्या है? चार्ज को अगर मैं इजी करके बताऊं ना, इजी करके, तो ये पार्टिकल्स की सुपर पावर होती है। सर अगर एक पार्टिकल के पास चार्ज आ जाए तो वो पार्टिकल क्या करता है? वो पार्टिकल दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स पर फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है? फोर्स। सर क्या ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास चार्ज नहीं होता? जैसे मैं एक मजे का नाम लिख रहा हूं, सुनिएगा। आप शायद इसे जानते हो। ये देखें मैंने क्या लिखा है। हाँ सर, ये तो न्यूट्रॉन है। क्या है न्यूट्रॉन? सर
न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह एक पार्टिकल है। कहाँ पाया जाता है न्यूट्रॉन? सर न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह एक चार्ज्ड पार्टिकल है? नहीं सर, न्यूट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है सर। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल। क्या मतलब है न्यूट्रल का? न्यूट्रल का मतलब थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ आएगा। एक्चुअली न्यूट्रल का मतलब ये होता है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हों। न्यूट्रॉन के पास पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। दोनों की वजह से वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। है ना? न्यूट्रल, जैसे वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एसिड को बेस में मिला दो न्यूट्रल हो जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। वो कहते हैं ना, जैसे कि आपने बहुत सारे गुनाह किए और फिर आपने कुछ सवाब भी कमा लिए, तो आपके सवाबों ने आपके गुनाहों को न्यूट्रल कर दिया, बैलेंस कर दिया। है ना? मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे का दिल दुखाया, मैंने उसका दिल दुखा के गुनाह कर दिया, बट एट द सेम टाइम मैंने एक दूसरे बंदे की मदद कर दी, तो मेरा सवाब और मेरा गुनाह दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है ना, असल में न्यूट्रल है, उसके पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। खैर, मैं अभी न्यूट्रल की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तुमसे आज बात करना चाहता हूँ कि चार्ज क्या होता है। तो फिर से सुनो, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए चार्ज क्या होता है, तो मेरे बच्चों चार्ज प्रॉपर्टी है, सुपर पावर है। सर चार्ज किसकी सुपर पावर है? इलेक्ट्रॉन की सुपर पावर है, प्रोटॉन की सुपर पावर है। क्या करते हैं सर ये पार्टिकल्स जब इनके पास चार्ज होता है? जब एक पार्टिकल के पास चार्ज होता है तो वो एक पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ये बात बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है? यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दिस। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज अ चार्ज, तो आपको ये बात बतानी आनी चाहिए दैट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे ना एक मजे की चीज बताता हूँ। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। पता है, बच्चों से पूछो ना चार्ज क्या होता है, बच्चों से क्या पूछो, चार्ज क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर चार्ज इज अ पार्टिकल। बेटा ये बात सरासर गलत है। चार्ज कोई पार्टिकल नहीं होता। चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल। तो फिर सर चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में ये बोलना गलत है दैट चार्ज इज अ पार्टिकल। चार्ज के बारे में क्या बोलते हैं? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। चार्ज मेरे बच्चों क्या होता है? इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम। चार्ज इज नॉट अ पार्टिकल, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल की पावर है, पार्टिकल की सुपर पावर है। सर अगर एक पार्टिकल के पास चार्ज आ जाए तो वो पार्टिकल क्या करता है? वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर वो फोर्स लगा सकता है। अब एक काम करते हैं, चार्ज के बारे में ना मैं तुम लोगों को कुछ मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और तुम सारे बच्चे ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ तुम ये मेरे साथ साथ कॉपी करोगे। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चार्ज के बारे में लिखेंगे, देखिए मैं क्या लिखवा रहा हूँ। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा मैंने? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं आएगा कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। चलें यार, आप लोगों के लिए बता देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है मेजरेबल अमाउंट। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों? मेजरेबल अमाउंट। यानी चार्ज क्या हो सकता है? चार्ज मेजर हो सकता है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब चार्ज इज अ फिजिकल अमाउंट, मेजरेबल अमाउंट। चार्ज मेजर हो सकता है। एक बात बताओ, लेंथ मेजर होती है ना? हाँ सर होती है। टाइम भी मेजर होता है। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मिसाल के तौर पे लेंथ को हम रूलर की मदद से या मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करते हैं, है ना? तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर वो चीज मेरे बच्चों जो मेजर हो सकती है, आप उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या टाइम मेजर होता है? हाँ सर टाइम मेजर होता है। हमारी क्लास 1 घंटे की है, 9 बजे स्टार्ट होनी थी, 10 बजे खत्म होनी है, तो 1 घंटे की क्लास है, मेजर किया है तभी तो बता रहे हैं। तो बेटा लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मास मेजर होता है? हाँ सर मास मेजर होता है। मेरा मास है 88 kg, तो मास भी मेजर होता है। तो मेरे बच्चों जो चीजें मेजर होती है ना, आप उन्हें क्या कहते हैं? आप उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और चार्ज भी क्या है? चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चार्ज मेजर होता है? जी, चार्ज मेजर हो सकता है। चार्ज को नापा जा सकता है, चार्ज की पैमाइश की जा सकती है, यू कैन मेजर इट। तो सर चार्ज का यूनिट क्या होता है? जैसे कि लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है,
मास का केजी होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? तो देखें, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब, और कूलम्ब को लिखते हैं कैपिटल सी। सर ये कूलम्ब क्या है? अरे भाई लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। इतने मीटर फलाना, इतने मीटर लंबा तार, इतने मीटर लंबा व्हाइट बोर्ड, है ना। टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, इतने सेकंड्स की फलाना, या इतने मिनट्स की क्लास, या इतने आवर्स का पीरियड, आपका समझ रहे हैं। जैसे मास, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, तो जैसे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, मास को सेकंड सॉरी मास को केजी में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड्स या मिनट्स में मेजर किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। यानी जब हम चार्ज मेजर करते हैं तो कूलम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? कूलम में। 10 कूलम चार्ज, 15 कूलम चार्ज, 50 कूलम चार्ज, 0.1 कूलम चार्ज। समझ आ गई बात? तो चार्ज का यूनिट क्या है मेरे बच्चों? चार्ज का यूनिट है कूलम। तो देखो, चार्ज के बारे में मैंने तुम्हें दो बातें बताई। पहली बात, चार्ज मेजर हो सकता है। चार्ज, बोलो, मेजर हो सकता है। दूसरी बात, चार्ज का एस आई यूनिट होता है कूलम। ये बात याद रखनी है। चार्ज के बारे में तीसरी बात लिखो, इट हैज टू टाइप्स। तुम्हें पता है कितनी तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। टाइप वन कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, और टाइप टू कहलाता है मेरे बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो फिर से बताओ, कितनी तरह के चार्ज होते हैं मेरे पास? मेरे पास होते हैं दो तरह के चार्ज। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक मजे की एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखें। जब मैं चार्जेस की बात करता हूं ना, तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल से समझाएं, मजा नहीं आ रहा। बगैर एग्जाम्पल के सर हमें कैसे समझ आएगा सर? तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी अभी मैंने आपके सामने एक पार्टिकल का जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉन। आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में एक मजे की बात बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये किसका चार्ज मैंने आपको बताया? ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया। ठीक है। एक और बात सुने, ये देखें। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भाई? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, अगर पॉजिटिव। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहां बच्चे सवाल करते हैं, कहते हैं सर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कहीं गलती से सेम तो नहीं लिख दिया? अरे भाई गलती से सेम नहीं लिखा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखवाया मैंने? 1.6 10 की पावर -19। प्रोटॉन का कितना लिखवाया? 1.6 10 की पावर -19। तो सर दोनों का चार्ज सेम होता है। हाँ सेम होता है। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव। अच्छा, कुछ बच्चे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतने नालायक होते हैं, इतने नालायक होते हैं, पता है क्या हरकत करके आते हैं? कहते हैं सर देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने बताया था नेगेटिव, इसीलिए हमने क्या किया? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और सर आपने हमें बताया था प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो हम पेपर में लिखकर आ गए 1.6 10 की पावर +19 कूलम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओ मेरे बच्चों, ये क्या छिछोरपन है? ये थोड़ी करना था। ये -19 +19 कहां से आ गया? यहाँ पे माइनस प्लस थोड़ी करना था भाई, ये दोनों -19 है यार। ठीक है, ये दोनों -19 है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है 1.6 10 की पावर -19। प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.6 10 की पावर -19। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म्स आते हैं ना, ये देखो। 0.
ये जो नंबर लिखा है ना मैंने, ये तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा है? ये मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। और जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उतना ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है। सर ये कैसा नंबर है? 0.00000000000000000000016। ये कैसा नंबर है सर? बेटा ऐसा ही है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और इतना ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? आई होप तुमने मैथ्स में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हो। देखो मैं सिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आप डेसिमल पॉइंट को ना आगे लेके जाते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओ नो, गलत कर दिया मैंने, 2 जीरो और लगाने थे। 16 17 18 19। अब सही है। तो मैंने डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल पॉइंट को कितने प्लेसेस आगे मूव किया? 19 प्लेसेस आगे मूव किया। इसीलिए मैं लिखूंगा 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। व्हाट इज दिस? दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, and this is also the charge on a proton, because electron and proton have the same amount of charge. So what is the difference? The difference is electron has a negative type of charge and proton has a positive type of charge. That means they have equal amount but opposite nature. एक का नेगेटिव नेचर है, एक का पॉजिटिव नेचर है, मगर अमाउंट दोनों का सेम है, 1.6 10 पावर -19 कूलम्स। और अगर तुम में से कोई भी बच्चा ये बात भूला तो चपेड़ खाएगा मुझसे, सही है? नो बडी इज सपोज टू फॉरगेट दिस, दैट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज द सेम। बस फर्क इतना है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब चार्जेस के बारे में ना एक और बहुत मजे की बात बताता हूँ, और ये भी नहीं भूलनी तुमने। क्या बात बता रहा हूँ, ये देखो। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या लिखवाया? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब बच्चा पूछता है सर क्या मतलब है इसका? ये तो कोई शेर लग रहा है सुनने में, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अरे भाई सुनो, ये कोई शेर नहीं है, ये मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। लाइक का मतलब होता है एक जैसे। जो एक जैसे चार्जेस होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तुम्हें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब तो समझते हो ना, अकल के दुश्मनों। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाना, हट, एक दूसरे की शक्ल ही पसंद नहीं है, भागो ऐसे। ठीक है। और इसी तरह तुम्हें पता है, जो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी जो एक जैसे होते हैं ना, एक जैसे सिमिलर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट्स आ जाए, ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स का मतलब बेटा, ऑपोजिट्स का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ऐसी सूरत में दे विल नॉट रिपेल, दे विल अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को करीब बुलाएंगे। ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये यूनिवर्सल नेचर है यार। हमारी यूनिवर्स डिजाइन ही ऐसे की गई है कि ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तुम्हें पता है ऐसा और कहाँ होता है? एक जगह और है जहां ऐसा होता है कि एक जैसी चीजें रिपेल करें और ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करें। ऐसा और कहाँ होता है? आई होप तुम लोगों के दिमागों में सही जवाब आ रहा है। मैंने पिछले चैप्टर में, जिन बच्चों ने मुझसे पिछला चैप्टर पढ़ा है, क्या नाम था पिछले चैप्टर का? सिंपल मैग्नेटिज्म। सिंपल मैग्नेटिज्म में आपको एक बात बताई थी कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ पोल भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है। हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर चीजें रिपेल करती हैं। तो जिस तरह हमने मैग्नेट्स में पढ़ा था कि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है?
इज दैट क्लियर, इज दैट इजी? आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल टॉपिक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, है ना? अच्छा, एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ। ये देखो, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या लिखा है? अब देखो, बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है ये, लेकिन हमारे नालायक बच्चे इसको समझने को तैयार ही नहीं होते। मैंने लिखा है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस बात का मतलब क्या है? बिकॉज दे हैव बिकॉज दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तुम्हें पता है एटम्स कैसे होते हैं? एटम्स न्यूट्रल होते हैं। सर एटम्स न्यूट्रल होते हैं, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चों कि एटम्स के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब खुद सोचो यार, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। एटम्स के अंदर जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एज दे आर इन इक्वल अमाउंट, सो दे कैंसिल ईच अदर। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? याद रहेगा? अच्छा, अब एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है? अब आगे देखो क्या लिख रहा हूं। एवरी थिंग इज मेड ऑफ एटम्स। हर चीज किससे बनी है? हर चीज एटम से बनी है। हेंस एवरीथिंग इज न्यूट्रल बाय डिफॉल्ट। हर चीज बाय डिफॉल्ट क्या होती है? हर चीज बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होती है। क्या मतलब? समझ नहीं आया सर, कुछ पंगा समझ नहीं आया। अच्छा चलो, मैं इसकी बात करता हूँ। ये तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक पेन है, एक पेंसिल है, ठीक है? ये मेरे आईपैड की पेंसिल है। तुम्हें पता है ये पेंसिल एटम से बनी है? हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर चीज ही एटम से बनी है, ये तो हमें पता है बचपन से। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। सिर्फ ये पेंसिल ही एटम से थोड़ी बनी है, ये माइक भी एटम से बना है। सर आप खुद भी एटम से बने हैं। जिस आईपैड पे आप लिख रहे हैं वो भी एटम से बना है। जिस लैपटॉप पे आप क्लास ले रहे हैं वो भी एटम से बना है। जो हवा आप सांस ले रहे हैं वो हवा भी एटम से बनी है। तो सर इसमें कौन सी नई बात हो गई? अब सुनो, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, तो इस तरह तो हर चीज न्यूट्रल होनी चाहिए। हाँ, हर चीज न्यूट्रल होती है। ये पेंसिल है ना, पेंसिल, तुम्हें पता है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव है, उतना ही नेगेटिव है। मैं भी मैं एज अ ह्यूमन अल्तमश माहिर, मैं भी न्यूट्रल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। हर चीज शुरू में बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? हर चीज शुरू में न्यूट्रल होती है। लेकिन तुम्हें पता है चीजों को चार्ज भी कर सकते हैं हम। क्या मतलब? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पेंसिल न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं रहेगी, ये चार्ज हो जाएगी। सर कैसे चार्ज हो जाएगी? ओए, तुम लोगों ने बचपन में वो वाला गेम खेला है? ये ना क्लासरूम एक्सपेरिमेंट है, बड़ा बेसिक, और बच्चे ये स्कूलों में हरकतें करते भी थे। वो ना पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करते थे, और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके एक रूलर होता था, रूलर प्लास्टिक का, उसको ऐसे बालों पे रगड़ते थे। और बालों पे रगड़ने के बाद जब वो पेपर के पास लेकर जाते थे ना रूलर, वो पेपर के टुकड़े उस पर चिपक जाते थे। अब सवाल ये है कि पेपर के टुकड़े चिपक कैसे गए? बेटा ये चार्जिंग कहलाती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाती है ये ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। समझ रहे हो? इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैं आपको पता है क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज? मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हाट एम आई गोइंग टू टीच यू? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ाने के लिए आई विल, एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? एम आई ऑडिबल बच्चों? अच्छा एक मिनट होल्ड करो, मैं एक मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। चले भाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमारा टॉपिक था। मैंने आपसे कहा कि यार जब एक रूलर को बालों पे रगड़ते हैं,
और जब हम उसको पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ बालों पे रूलर को रगड़ने से कि वो चार्ज हो गए। तो आज हम इस सिम्युलेशन की मदद से हम यही सीखेंगे कि चार्जिंग होती कैसे। तुम्हारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बलून और एक स्वेटर। एक वूल का बना हुआ, ऊन का बना हुआ स्वेटर, वूलन स्वेटर एंड अ बलून, है ना। अब एक मजे की बात नोट करो, तुम लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा, बलून पे भी चार्जेस हैं और स्वेटर पे भी चार्जेस हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलून के पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं, और स्वेटर में भी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब बलून और स्वेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। बलून और स्वेटर दोनों ऑब्जेक्ट्स इस वक्त न्यूट्रल है। सर आपको कैसे पता ये दोनों न्यूट्रल है, आप खुद देखें, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अच्छा आपको पता है न्यूट्रल के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है। न्यूट्रल के लिए हम एक और वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है अनचार्ज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप न्यूट्रल बोलो या अनचार्ज बोलो, बात एक ही है। न्यूट्रल अनचार्ज बात एक ही है। तो मैं फिर से पूछूंगा, हाँ भाई ये बलून चार्ज्ड है, आप बोलोगे नहीं सर ये बलून अनचार्ज्ड है। और अनचार्ज्ड बोलो, न्यूट्रल बोलो, बात एक ही है। फिर मैं पूछूंगा बेटा क्या ये बलून चार्ज्ड है, आप बोलोगे नहीं सर बलून भी अनचार्ज्ड है या बलून न्यूट्रल है। अब आप पता है क्या करें, आप इस बलून को स्वेटर के पास लेके जाओ, ये देखो ये बलून मेरे कंट्रोल में, मैं इस बलून को मूव कर सकता हूँ, मैं इस बलून को हिला सकता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ जरा सुनना, मैं इस बलून को इस स्वेटर के ऊपर रब करने जा रहा हूँ, रगड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रब द बलून। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब मैंने इस बलून को स्वेटर के ऊपर रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे कुछ बातें ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है जरा सुनो। मैंने बलून को स्वेटर पे रब किया, है ना, बलून को स्वेटर पे रब किया। रब करने से क्या हुआ, ये साफ साफ देखा जा सकता है कि बलून और स्वेटर के अंदर कुछ चेंजेस आए। क्या है वो चेंजेस, अगर आप नोट करें स्वेटर के जो नेगेटिव चार्जेस थे, नेगेटिव वाले, वो निकल के बलून में आ गए। स्वेटर के नेगेटिव चार्जेस निकल के कहाँ आ गए, स्वेटर के नेगेटिव चार्जेस निकल के बलून में आ गए। क्या ये स्वेटर और बलून अब भी न्यूट्रल है, नहीं सर ये न्यूट्रल थोड़ी है। स्वेटर के अंदर नेगेटिव वाले कम हो गए और पॉजिटिव वाले ज्यादा हो गए। इसका मतलब स्वेटर इज नाउ अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और बलून के अंदर अब नेगेटिव ज्यादा है। सो बलून इज नाउ अ नेगेटिव ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब रगड़ने से क्या हुआ, रब करने से क्या हुआ, रब करने से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे में चले गए। फिर से सुनो, रब करने से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे में चले गए। जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, अच्छा एक बात बताओ लूज किसने किया है, विच ऑब्जेक्ट लॉस्ट दी इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं काम करूं, मैं यहाँ पे इस स्क्रीन का अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, ये देखो, ये मैंने इसका जानबूझ के स्क्रीनशॉट लिया है। स्क्रीनशॉट इसलिए लिया ताकि मैं इसके ऊपर कुछ चीजें लिख सकूं। यहाँ पे तुम पता है क्या लिखोगे, तुम लिखोगे या तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन, इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्वेटर टू बलून। इलेक्ट्रॉन्स स्वेटर से बलून में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। और अगर मैं पूछूं बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर क्यों है, तो आप बोलोगे ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले गए, स्वेटर से बलून में चले गए। तो अगर मैं पूछूं विच ऑब्जेक्ट लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिखेंगे स्वेटर लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं पूछूं विच ऑब्जेक्ट गेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे बलून गेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स। फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स स्वेटर से निकल के बलून में चले गए, है ना। तो किस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, आप बोलेंगे सर स्वेटर लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं पूछूंगा किस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया,
आप बोलेंगे सर बलून गेन्ड दी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा तुम नोट करो, स्वेटर पे कैसा चार्ज आ गया, स्वेटर ने इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज कर दिया। अब स्वेटर के पास कौन से चार्जेस ज्यादा मौजूद हैं, ज्यादा ज्यादा तादाद में? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो स्वेटर नाउ हैज पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिखेंगे स्वेटर, स्वेटर हैज बिकम, हैज बिकम पॉजिटिव। स्वेटर क्या बन चुका है, स्वेटर पॉजिटिव बन चुका है। स्वेटर पॉजिटिव क्यों बन चुका है? क्योंकि खुद देख लें सर, इलेक्ट्रॉन्स ही चले गए इसके पास से। जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, दैट मींस इट हैज बिकम अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट बलून? बलून ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है या लूज किया है? सर बलून ने तो देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो बेटा अगर बलून ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो बलून के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? आप लिखोगे सर द बलून हैज बिकम नेगेटिव। बलून कैसा ऑब्जेक्ट बन गया, नेगेटिव। तो फिर से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, तुम बोलोगे सर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है इट बिकम्स अ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है इट बिकम्स अ, बोलो बोलो बोलो, इट बिकम्स अ नेगेटिव ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तो इफ आई सर एक आस्क यू, चीज बताएं। जी बेटा। ओ स्वेटर ने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गेन करे, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन करे उससे, वेरी बलून गुड, से? परफेक्ट क्वेश्चन, एंड दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज वेटिंग फॉर। यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आया है कि सर यहाँ पे ऑपोजिट भी तो हो सकता था, यानी कि बलून नेगेटिव चार्जेस को लूज कर देता और स्वेटर गेन कर लेता। व्हाई डिड दिस स्वेटर लॉस्ट एंड द बलून गेन्ड? उल्टा क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन सुनो मेरे बच्चों। देखो हर ऑब्जेक्ट की ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करने की एक सलाहियत होती है। जैसे स्वेटर और बलून के केस में किसने लूज किए, स्वेटर ने। स्वेटर और ने। किसने गेन किए, बलून बलून। ने। इसका मतलब इन दोनों में स्वेटर आसानी से लूज कर सकता था और बलून आसानी से गेन कर सकता था। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जहां उल्टा भी हो सकता है। यानी फर्ज करो मैं इस बलून को स्वेटर से ना रब करता, किसी और तरह के मटेरियल से रब कर देता। फर्ज करो वूलन स्वेटर के बजाय मैं इसको किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ देता, तो उल्टा पॉसिबल था। यानी बलून गेन करने के बजाय लूज कर देता, और सिल्क का कपड़ा लूज करने के बजाय गेन कर लेता। इसका मतलब बेटा ये चीज मटेरियल टू मटेरियल वैरी करती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से लूज कर देते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गेन कर लेते हैं। इस केस में स्वेटर और बलून के केस में द स्वेटर इजिली लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बलून इजिली गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहाँ पे एक और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, इससे भी मजे का सवाल, पता है क्या पूछते हैं? सर एक बात बताएं, जब फ्रिक्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर क्यों हुए, पॉजिटिव वाले ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? आप देखें, देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो गए लेकिन पॉजिटिव वाले अपनी जगह से नहीं हिले। सर पॉजिटिव वाले ट्रांसफर क्यों नहीं होते? इसका बहुत आसान जवाब है, और इसका जवाब एटम के अंदर छुपा हुआ है। तुम्हें पता है एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस के अंदर कैद होते हैं। दे आर स्टक, और दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से बाहर थोड़ी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही बाहर हैं, शेल्स में। तो इसका मतलब ट्रांसफर सिर्फ किसका पॉसिबल है, ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर नहीं होते, पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह रहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो हम एक काम करते हैं, हम इसके ना नोट्स बनाते हैं। क्या मतलब नोट्स बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। हम वापस से नोट्स में चलते हैं। देखो मैंने क्या हेडिंग डाली हुई है, मैंने हेडिंग डाली हुई है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं मेरे बच्चों, मैं आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के कुछ नोट्स लिखवाने जा रहा हूं। और वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे बच्चे गौर से सुनेंगे भी और लिखेंगे भी। ये देखें मैंने जो वहां पे पिक्चर ली थी ना, वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे जानबूझ के पेस्ट कर दिया। अब देखिए मेरे लिए ना नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पहले तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में सुन लें। इट इज फॉर नॉन मेटल्स ओनली। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ किन के लिए होती है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए होती है। तो क्या सर मेटल्स फ्रिक्शन से चार्ज नहीं होते? होते हैं, मगर इतने ज्यादा नहीं होते। होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। असल में मेटल्स का एक मसला है,
मेटल्स ना बहुत जल्दी चार्ज तो होते हैं मगर डिस्चार्ज हो जाते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी परेशान मत हो। अभी जो इजी इजी बातें बता रहा हूँ, पहले जल्दी से वो सुनो। सबसे पहली चीज क्या याद करनी है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज फॉर नॉन मेटल्स ओनली। नॉन मेटल्स के लिए ये कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन the electrons the electrons transfer from one object to the other, to the other। फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। आगे क्या लिखोगे, द ऑब्जेक्ट which loses electrons becomes positively charged। और आगे क्या लिखोगे, the object which gains electrons becomes negatively charged। तो हमने क्या सीखा, जब फ्रिक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, जैसे इस वाली एग्जांपल में स्वेटर, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे बलून। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी फ्रिक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। ये पहले चार्ज नहीं थे, पहले ये अनचार्ज थे। अनचार्ज बोलो, न्यूट्रल बोलो, बात एक ही है। अच्छा, मैं एक और बात भी लिख सकता हूं, पता है क्या, दिस मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स both objects get equal but opposite charge। अच्छा, ये जुमला अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता कि सर क्या मतलब इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज। अरे यार, अगर एक ऑब्जेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो दूसरा 10 गेन भी तो करेगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो दूसरा 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो उसका मतलब दोनों पे चार्ज कितना है, इक्वल। एक का 10 नेगेटिव, एक का 10 पॉजिटिव। बस इक्वल है मगर ऑपोजिट है। एक के पास 10 नेगेटिव, दूसरे के पास 10 पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूं तो मेरा 10 रुपए का नुकसान हुआ, तुम्हारा 10 रुपए का फायदा हुआ। तो देखो मिकदार सेम है, 10 10। एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। तो यहां पर भी यही है। दिस मीन्स बोथ ऑब्जेक्ट्स गेट इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज, यानी दोनों चार्ज हो गए हैं। बस फर्क ये कि एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, लेकिन तादाद मिकदार दोनों की बराबर है। द बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल बट ऑपोजिटली चार्ज्ड। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में जो दो बच्चों के कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मैं चाहता हूँ वो मैं एड्रेस करूँ, उसके बाद क्लास खत्म करूँ। पहला मिसकॉन्सेप्शन, सर ये जो आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं, जो कि अलीशा ने भी पूछा, सर उल्टा क्यों नहीं हुआ, वाई इज स्वेटर losing the electrons and the balloon gaining the electrons? Why did the why I mean why did not the other way is possible? Why is it, why the other thing has not occurred? इसका एक सिंपल सा जवाब है यार। देखो, ये हमें रट्टा थोड़ी मारना है कि कौन सा लूज करेगा कौन सा गेन करेगा। ये तो पेपर में एग्जामिनर हमें बताएगा। सवाल कैसे आएंगे, यू डोंट नीड टू वरी, आई शो यू द क्वेश्चंस। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लूज कर सकता है, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट गेन कर सकता है। क्लियर है। जो लूज करेगा, हमें यह पता होना चाहिए कि जो लूज करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन करेगा वो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। अच्छा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का सिर्फ देखो अगेन, ऑल्दो टाइम आई नो हो गया है, लेकिन एक छोटा सा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक आध एमसीक्यू कर लो, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक आध एमसीक्यू, ज्यादा नहीं, ठीक है, तुम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
आपके सामने एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जानबूझ के पहले इजी वाला करा रहा हूं ताकि तुम वार्म अप हो जाओ। लिखा हुआ है अ प्लास्टिक रॉड becomes charged when it is rubbed with a cloth। आपने एक प्लास्टिक की रॉड को आपने क्या किया, एक क्लॉथ से एक क्लॉथ से रब करके चार्ज कर दिया। लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट गिव्स द रीजन फॉर द चार्ज ऑन द रॉड। कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है द प्लास्टिक रॉड लूजेस प्रोटॉन्स। अल्लाह, अबे भाई, प्रोटॉन्स तो लूज होते ही नहीं है। प्रोटॉन्स कब ट्रांसफर होते हैं? तो पहला स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, ए इज रॉन्ग। प्रोटॉन्स कब ट्रांसफर होते हैं भाई? तो ए को तो हटा दो। दूसरा लिखा है द प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिव। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ना नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। तो उसका मतलब बी भी गलत है। सी पढ़ो, द प्लास्टिक रॉड गेन्स प्रोटॉन्स। अबे भाई, प्रोटॉन्स गेन नहीं होते, क्रॉस कर दो। चौथा क्या लिखा है, द प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यस, ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है। ठीक है, प्लास्टिक रॉड अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से सवालात हैंडल करने होंगे आपको पेपर में। तो आई होप ये आपको समझ आया। ये जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है पूरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आई एम सो सॉरी, ये जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, ये उसी से रिलेटेड एक सवाल था। एक सवाल और कर लो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है, अ शू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अ कारपेट। आपने एक जूते को कारपेट पे रगड़ दिया। व्हाट हैपेंस एज द शू बिकम्स चार्ज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि द शू हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। शू पॉजिटिव बन चुका है। कह रहे हैं व्हाट हैपेंस एज द शू बिकम्स चार्ज्ड, क्या होगा जब शू चार्ज हो गया। पहला लिखा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द कारपेट। देखो, अगर शू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है द शू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव का मतलब यही है दैट द शू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट मीन्स द कारपेट गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो चीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है वो नेगेटिव हो जाती है। सो विच स्टेटमेंट लुक्स करेक्ट? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द कारपेट। बेटा ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द शू। हो ही नहीं सकता। अगर शू में इलेक्ट्रॉन गए होते तो शू पॉजिटिव होता, अबे शू नेगेटिव हो जाता। तो बी नहीं हो सकता। और सी और डी तो अल्लाह माफ करे बिल्कुल ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते पता है, लिखा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। अबे भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं भाई। है, वो तो ए लेवल में जाके मैं बताऊंगा मजे की एक बात कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव भी होते हैं। अगले साल पढ़ोगे अगर ए लेवल में फिजिक्स पढ़ी मुझसे। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अब आप बोलेंगे अबे यार सर ये क्या हो रहा है, कुछ भी होने लगा है फिजिक्स में। देखो अभी टेंशन मत लो। अभी ओ लेवल की हद तक क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो सी और डी तो पहले ही कटा दो, बिल्कुल ऑफ कर दो, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ओ लेवल में आपने नहीं पढ़े। दफा करो। अब वाई नॉट बी, बी में लिखा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द शू। अगर शू में ट्रांसफर हुए होते तो शू नेगेटिव हो जाता। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। शू पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और कारपेट ने गेन किए हैं, सिंपल, तभी कारपेट नेगेटिव हो गया है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।